हेलो, स्वागत है सभी का। कैसे हैं सभी? अरे भाई कैसे हो? हाँ बोल भाई। क्या पढ़ रहे थे? साइकोलॉजी। चलिए, लाले दी जान की हाल है थोड़ा, है ना? इना चौल बे उड़ी बाबा। हाँ जी, समग्र कार्य या पूर्णाकार सिद्धांत के संबंध में हम बात कर रहे थे। ये सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है और गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो देन दी गई थी उसी के आधार पर अगर हम देखें, गेस्टाल्टवाद का उद्भव जो हुआ है 1912 में हुआ है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप 1920 में प्रकट हुआ। वर्दीमर को गेस्टाल्टवाद का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है, जिन्होंने लेक फिनोमिना और प्रोडक्शन ऑफ थिंकिंग नामक पुस्तकों की क्या की? रचना की। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समग्र कार्य या पूर्णाकार। 1920 से 1924 तक वर्दीमर की विचारधारा जो भी थी उस विचारधारा को विकसित करने का काम कॉफका के द्वारा किया गया। और कॉफका ने दो पुस्तकों की रचना की थी, द ग्रोथ ऑफ माइंड, द प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। लेकिन 1920 से 1924 तक वर्दीमर की विचारधारा जो कॉफका के द्वारा विकसित की गई वो ज़्यादा फेमस नहीं हुई। काफ़ी दिनों तक इसके ऊपर प्रयास किए गए लेकिन ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। तो याद रहे 1925 में वर्दीमर की विचारधारा को विकसित करने का श्रेय जाता है, किसे जाता है? तो कोहलर को जाता है। किसे जाता है? कोहलर को। और कोहलर ने जब इस विचारधारा को विकसित किया तो विचारधारा किसके नाम से? अंतर्दृष्टिया सूज के नाम से फेमस हुई। किसके नाम से? अंतर्दृष्टिया सूज के नाम से फेमस हुई। कोहलर ने द मेंटलिटी ऑफ एप्स, वन मानुस, द मेंटलिटी ऑफ एप्स, डायनामिक साइकोलॉजी और द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नामक पुस्तकों की रचना की। कितनी किताबें लिखी? 3। फिर आता है अंतर्दृष्टि सूज का मतलब। तो आगे की विचारधारा को देखें, नॉट वर्दीमर की विचारधारा को उन्नीस 1925 में विकसित करने का श्रेय किसको? कोहलर को जाता है। वर्दीमर की विचारधारा को 1925 में विकसित करने का श्रेय जाता है, किसे जाता है? तो कोहलर को जाता है, जिसे अंतर्दृष्टि सूज के नाम से जाना गया। जिसे अंतर्दृष्टि या सूज के नाम से जाना गया। करेक्ट? यहां तक ध्यान रखना। याद रहे कोहलर ने द मेंटलिटी
ऑफ एप्स मतलब वन मानुस, बंदर, चिंपांजी। द डायनामिक्स साइकोलॉजी। द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। नामक पुस्तकों की क्या की रचना की। वर्दीमर की विचारधारा को 1925 में विकसित करने का श्रेय कोहलर को जाता, जिसे अंतर्दृष्टि या सूझ के नाम से जाना गया। और कोहलर ने द मेंटलिटी ऑफ एप्स, द डायनामिक साइकोलॉजी, द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नामक पुस्तकों की बेटा रचना की। फिर दिमाग माता की अंतर्दृष्टि सूझ क्या है? अंतर्दृष्टि या सूझ से आशय जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए अंतर्दृष्टि सूझ का मतलब होता है, क्या मतलब होता है बताओ मैथमेटिशियन? सूझ का मतलब सूझ ही होता है, सूझने का मतलब सूझना ही होता है। बताओ सूझ किसे कहता है? बहुत सारी बार आता है ना, सूझबूझ का परिचय देते हुए ये बेहतरीन कार्य किया, इतने लोगों की जान बची, ऐसा अखबार में आता ना। सूझ किसे कहते हैं? आंतरिक विचार। विचार आंतरिक ही आते हैं, बाहर से नहीं आते हैं। आगे तुम लोग बता रहे हो कि शुभम बताए? बता भाई, अंतर्दृष्टि सूझ किसे कहते हैं? आगे अंतर्दृष्टि सूझ सूझ किसे कहते हैं? हाँ जी बताओ। अचानक दिमाग में आने वाले विचार, बिल्कुल ठीक है। तात्कालिक समस्याओं का समाधान करने की मानसिक प्रक्रिया अंतर्दृष्टि या सूझ कहलाती है। तात्कालिक समस्याओं का समाधान करने की मानसिक प्रक्रिया अंतर्दृष्टि या सूझ कहलाती है। तो बिल्कुल प्रैक्टिकली बात ध्यान में रखो कैसे तात्कालिक समस्याओं का समाधान करने की मानसिक प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अंतर्दृष्टि या सूझ। देखो समस्याएं कभी कहकर नहीं आती, कभी भी आ जाती है। अचानक जो भी प्रॉब्लम आई उस प्रॉब्लम का हम जब सॉल्यूशन करते हैं, उड़ी बाबा तुम लिखता है इना छल में आखे अमित तुम्हें खूब भालोबासी। हाँ नहीं, तो देखें तात्कालिक समस्याओं का समाधान करने की मानसिक प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अंतर्दृष्टि या सूझ कहलाती है। समस्या कैसे भी आ सकती है। क्या नाम बेटा? निकिता। निकिता आप घर पे अकेली और घर में आग लग जाए आप क्या करोगी? फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगी। तत्काल क्या करोगी? हैं? पानी वानी डालोगे? पानी तो डालोगी, वाणी कहां से लाओगी? पानी वानी डालोगे, चाय वाई, हैं? बिस्कुट शुटकुश, है ना? हाँ सब्जी वब्जी, है ना? तो हाँ रोटी छोटी, छोटी का मतलब तो एक ही होता है। चलिए, तो कहने का मतलब यही है कि तात्कालिक समस्या का समाधान करने की मानसिक प्रक्रिया कहलाती है अंतर्दृष्टि या सूझ कहलाती है। यह तो एक सामान्य अर्थ है। कोहलर के अनुसार जब बालक बालिकाओं के समक्ष कोई नवीन समस्या उत्पन्न होती है, कोहलर के अनुसार जब बालक बालिकाओं के समक्ष कोई नवीन समस्या उत्पन्न होती है तो व्यक्ति बालक समस्या समाधान का प्रयास करता है परंतु असफल रहता है। कोहलर के अनुसार जब बालक बालिकाओं के समक्ष कोई नवीन समस्या उत्पन्न होती है तो बालक समस्या का क्या करने लगता है? समाधान करने लगता है, प्रयास करता है, परंतु क्या रहता है? असफल रहता है। लेकिन अपने आसपास की परिस्थितियों का अवलोकन कर, प्रत्यक्षीकरण कर, पुनः प्रयास करने पर अचानक बालक के मन मस्तिष्क में समस्या का समाधान उत्पन्न हो जाता है, जिसे अंतर्दृष्टि या सूझ कहते हैं।
सिंपल बात। कोहलर के अनुसार जब बालक बालिकाओं के सामने कोई अचानक समस्या आ जाए, बालक समस्या समाधान का क्या करता है? प्रयास करता है, परंतु असफल रहता है। लेकिन अपने आसपास की परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण कर पुनः प्रयास करने पर अचानक व्यक्ति की मानसिकता में समस्या का समाधान उत्पन्न हो जाता है, जिसे अंतर्दृष्टि या सूझ कहते हैं। कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि या सूझ तत्काल उत्पन्न होने वाली मानसिक प्रक्रिया है, यह धीरे धीरे उत्पन्न नहीं होती। कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि या सूझ क्या है बेटा? तत्काल उत्पन्न होती है, धीरे धीरे उत्पन्न नहीं होती। सरलतम रूप से तात्कालिक समस्याओं का समाधान करने की मानसिक प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? अंतर्दृष्टि सूझ कहलाती है। या व्यक्ति के सामने जब कोई समस्या आ जाए, व्यक्ति समस्या समाधान का प्रयास करता है परंतु असफल रहता है, लेकिन अपने आसपास की परिस्थितियों का अवलोकन कर या प्रत्यक्षीकरण कर पुनः प्रयास करने पर अचानक व्यक्ति की मानसिकता में समस्या का समाधान उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अंतर्दृष्टि सूझ कहते हैं। और कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि या सूझ तत्काल उत्पन्न होने वाली मानसिक प्रक्रिया। जैसे अगर हम यूं समझे, मैं कहीं जा रहा हूं, है ना, मैं तो रास्ते पे जा रहा था, अब जा रहा था, जैसे जाता गया एक मोड़ आया, और मोड़ के ऊपर जैसे ही घूमने लगा, साइड में कुत्ता बैठा हुआ था। जैसे ही मैं वहां से निकलने लगा, कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया। बोलो क्या आ गई? समस्या। बोलो समस्या आ गई, तो समस्या का समाधान करने के लिए मैं क्या करूंगा? भागूंगा। तो मैं भागता गया, लेकिन कुत्ता मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। अब मैं जब भागता गया, मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो मैंने आसपास की चीजों को देखा, आसपास के वातावरण को देखा, और मुझे एक पत्थर नजर आया। पत्थर नजर आते ही मेरे दिमाग में तुरंत एक विचार क्लिक हुआ, मैं भाग क्यों रहा हूं? मैं पत्थर उठाकर इसको मार भी सकता हूं। बोलो पत्थर उठाकर मारने की बात मेरे दिमाग में पहले नहीं थी, तत्काल आई। और जैसे ही पत्थर का विचार आया, मैंने पत्थर उठाया और उसको मारा। तो फिर कुत्ते ने क्या किया? बोलो मेरी समस्या का क्या हो गया? समाधान हो गया। अच्छा लगता है जब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आप चीजों को समझते हो। तो सीधा सा लॉजिक है भाई, कुत्ता बैठा हुआ था, कुत्ता पीछे पड़ गया, समस्या आ गई, कुत्ते के द्वारा जब पीछा नहीं छोड़ा गया तो आपने इधर उधर देखा, क्या करूं क्या नहीं करूं, तो पत्थर नजर आया या कोई लकड़ी नजर आती है, तो ये तथ्य या वस्तुएं नजर आती है आपके दिमाग में, आता मैं इसको इसकी वजह से भगा सकता हूं। बोलो ये विचार आपके माइंड में पहले कंसेप्ट में थोड़ी था, अचानक आया ना। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि अंतर्दृष्टि या सूझ क्या होती है? तत्काल उत्पन्न होती है, परंतु ठीक है अचानक ही आती है, ये धीरे धीरे नहीं आती। कोहलर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए सुल्तान नामक चिंपांजी पर क्या किया था बेटा? प्रयोग किया था। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, कि कोहलर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए किसके ऊपर प्रयोग किया? सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया। अब ये सुल्तान नामक चिंपांजी पर कितने चरणों में प्रयोग हुआ? तो 4 चरणों में प्रयोग हुआ। कितने चरणों में प्रयोग हुआ? 4 चरणों में प्रयोग हुआ। ये पिंजरा है और इस पिंजरे में सुल्तान बैठा हुआ है। ठीक है, मुझसे 2 हो गई यार इसकी। भाई ये सुल्तान बैठा हुआ है, मुस्कुरा रहा है। ये सुल्तान बैठा हुआ है। अब ये पिंजरे के बाहर 2 अलग अलग छड़ें पड़ी हुई थी। यहां पर केला पड़ा हुआ था, यहां पर केला पड़ा हुआ था, यहां पर एक मुड़ी हुई छड़ थी, यहां पर लकड़ी के अंदर 2 बॉक्स हैं और यहां पर केला बांध रखा था। यहां पर केला पड़ा हुआ था, यहां पर एक हैंडल लगा हुआ था जिसकी खींचने से दरवाजा खुलता है। अब मुझे एक बात बताओ, 4 फोटो हैं आपके सामने, 4 डायग्राम है। इन 4 डायग्राम में आपको सबसे कॉमन चीज क्या नजर आ रही है? केला। मतलब चारों कंडीशन में समस्या एक ही है, ठीक है, केला प्राप्त करना। लेकिन केला प्राप्त करने की कंडीशन अलग अलग, परिस्थिति अलग अलग, तरीके अलग अलग। तो सबसे पहले पॉइंट को देखो, इसने अपने अंतर्दृष्टि सूझ का प्रयोग करते हुए, अपनी मेंटलिटी का प्रयोग करते हुए इसने दोनों छड़ों को एक दूसरे से जोड़ दिया और केला खिसकाकर केला प्राप्त किया। यहां पर अपने मेंटलिटी का प्रयोग करते हुए, अंतर्दृष्टि सूझ का प्रयोग करते हुए मुड़ी हुई छड़ को अपनी ताकत से सीधा किया और केले को पास में खिसकाकर केला प्राप्त किया।
मेंटलिटी का प्रयोग करते हुए एक बॉक्स पर दूसरा बॉक्स का खुद ऊपर चढ़ा और केला प्राप्त किया। यहां पर इस लीवर को पकड़ के खींचा, दरवाजा खोलकर केला प्राप्त किया। मतलब प्रॉब्लम एक ही थी, समस्या एक ही थी, लेकिन समस्या समाधान करने की परिस्थितियां अलग अलग थी। अतः अलग अलग या भिन्न भिन्न परिस्थितियों में समस्या समाधान करने की मानसिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतर्दृष्टि या सूझ कहलाती है। करेक्ट? तो ये बात आपको इसके अंदर ध्यान में रखना। लिखें, वर्दीमर की विचारधारा को, सर आप डॉक्टर साई को तो बताओ सर ये आई फ्लो आखिर कब तक चलेगा? पृथ्वी जब तक चलेगा तब तक चलने दो, है ना। सर आपके जैसे तरीके से काश प्रत्येक टीचर पढ़ाए तो मज़ा आ जाए। आपके पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है गुरुदेव, धन्यवाद भाई। मैं कोई शायरी नहीं बोल रहा हूँ, वाह वाह। आवाज नहीं बेटा। आज मेरी क्लास पहले कैसे लगा दी है? 2 घंटे? आवाज नहीं। मेरे को इन चीजों से बचाओ, दूर रखो मुझे। तो द मेंटलिटी ऑफ एप्स, डायनामिक साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नाम पुस्तकों की रचना की। अब आता है अंतर्दृष्टि सूझ से मतलब क्या होता है। तो बिल्कुल सरल तरीके से सीखना। बहुत सारी बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना कि आपको ये समझ में नहीं आता करो तो क्या करो, फिर आप अपने दिमाग में अचानक कोई विचार करते हो और समस्या का समाधान होता है। वही आपके लिए क्या बेटा? अंतर्दृष्टि सूझ। तात्कालिक समस्याओं का समाधान करने की मानसिक प्रक्रिया अंतर्दृष्टि या सूझ कहलाती है। जो समस्याएं तत्काल पैदा होती है, उन तात्कालिक समस्याओं का समाधान आप जब करते हो, बोलो क्या है बेटा? अंतर्दृष्टि सूझ। लिखें, तात्कालिक समस्याओं का समाधान करने की मानसिक प्रक्रिया, तात्कालिक समस्याओं का समाधान करने की मानसिक प्रक्रिया अंतर्दृष्टि या सूझ कहलाती है। तात्कालिक समस्याओं का समाधान करने की मानसिक प्रक्रिया कहलाती है, बोलो क्या कहलाती है? अंतर्दृष्टि या सूझ कहलाती है। तात्कालिक समस्याओं का समाधान करने की मानसिक प्रक्रिया कहलाती है, अंतर्दृष्टि या सूझ कहलाती है। या दूसरा अर्थ लिखें, या
कोहलर के अनुसार जब, हाँ बेटा बैक करूं, तात्कालिक समस्याओं का समाधान करने की मानसिक प्रक्रिया अंतर्दृष्टि या सूझ कहलाती है। अचानक जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका जब आप सॉल्यूशन करते हो वही आपके लिए क्या है, अंतर्दृष्टि या सूझ। आगे हम बात करते हैं, देखो लिखे कोहलर के अनुसार जब बालक बालिकाओं के समक्ष, कोहलर के अनुसार जब बालक बालिकाओं के समक्ष कोई नवीन समस्या उत्पन्न होती है, हो जाए कोई नवीन समस्या उत्पन्न हो जाए, तो बालक समस्या समाधान का प्रयास करने लगता है। तो बालक समस्या समाधान का क्या करने लगता है बेटा, प्रयास करने लगता है। तो बालक समस्या समाधान का क्या करता है बेटा, प्रयास करने लगता है, परंतु असफल रहता है, परंतु असफल रहता है। परंतु असफल रहता है, लेकिन अपने आसपास की परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण कर पुनः प्रयास करने पर अपने आसपास की परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण कर पुनः प्रयास करने पर अचानक व्यक्ति की मानसिकता में या मस्तिष्क में समस्या का समाधान उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, समस्या का समाधान उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति की मानसिकता में समस्या का समाधान उत्पन्न हो जाता है, जिसे अंतर्दृष्टि या सूझ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा, अंतर्दृष्टि या सूझ कहते हैं। बिल्कुल सरल तरीके से ध्यान रखना, आपके सामने जब कोई अचानक प्रॉब्लम आ जाए, आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हो लेकिन असफल रहते हो, समस्या का समाधान नहीं होता है, तो हम फिर इधर उधर देखते हैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो अचानक आपकी समस्या का समाधान दिमाग में आएगा, क्लिक हो गई होगा, वही आपके लिए क्या है, अंतर्दृष्टि या सूझ। अब इस लाइन से, इस थ्योरी से आपको एक बात समझनी है, कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि सूझ तत्काल उत्पन्न होने वाली मानसिक प्रक्रिया, मतलब जो भी आपके समस्या का सॉल्यूशन होगा वो तत्काल पैदा होगा, धीरे धीरे पैदा नहीं होता। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर यूं कह दूं, जैसे गणित का कोई सवाल है, आप रात भर बैठे हुए थे, 2 बजे तक पढ़ाई की, लेकिन गणित का कोई सवाल में उत्तर आया ही नहीं, 5-25 पन्ने खराब कर दिए, फिर आपने गुस्से में आकर किताब बंद कर दी, नहीं होता, रहने दे इसको। जैसे ही सुबह आप उठे और कॉपी का पन्ना खुला था और चाय पी रहे थे, चाय पीते ही एक नज़र उस पन्ने पर पड़ी तो तुरंत याद आए, ओ तेरी ये 2 तो शेष फल में जो थे उसको जोड़ा ही नहीं।
मतलब दो जोड़ने की बात उस समय याद नहीं आती, लेकिन अचानक चाय पीते वो पॉइंट, एक अक्षर, एक शब्द, एक अंक याद आ जाता है। बोलो समस्या का समाधान क्या होता है? तत्काल होता है। रात भर परेशान हो रहे थे, दो जोड़ने के भूल ही गए, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ क्या? नहीं। लेकिन सुबह उस चीज को वापस आप हल्की नजर से देख रहे थे, बोलो अचानक आपकी समस्या का क्या हो गया? समाधान हो गया। बोलो यही आपके लिए क्या है? अंतर्दृष्टि या सूझ। ठीक है, लिखे कोहलर के अनुसार, कोहलर के अनुसार, कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि या सूझ, कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि या सूझ कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि या सूझ तत्काल उत्पन्न होने वाली, अंतर्दृष्टि या सूझ तत्काल उत्पन्न होने वाली मानसिक प्रक्रिया है। कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि या सूझ तत्काल उत्पन्न होने वाली मानसिक प्रक्रिया। कंप्लीट। अब आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए, कोहलर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए किसके ऊपर प्रयोग किया? सुल्तान नामक चिंपांजी पर। लिखें कोहलर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए कोहलर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया। कोहलर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए सुल्तान नामक चिंपांजी पर क्या किया बेटा? प्रयोग किया। कोहलर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए किसके ऊपर प्रयोग किया? सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया। बोलो ये सारी बातें किस में आ गई? अंतर्दृष्टि सूझ में। करेक्ट। अब दोस्तों याद रखना, कोहलर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग तो कर लिया, और इस प्रयोग से यह सिद्ध किया कि प्रत्येक व्यक्ति की समस्याएं एक ही प्रकार की होती है, परंतु समस्या समाधान की परिस्थितियां, बोलो इस दुनिया में सब व्यक्ति को भोजन चाहिए, समस्या भोजन की है, लेकिन हर व्यक्ति के भोजन प्राप्त करने का जो हुनर है, कंडीशन है, वो क्या है? अलग अलग है। ठीक है, सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया और निष्कर्ष निकाला कि, इसी के आगे लिख लेना, और निष्कर्ष निकाला कि, और निष्कर्ष निकाला कि, और क्या निकाला? निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक व्यक्ति की समस्या एक ही प्रकार की या एक समान होती है, प्रत्येक व्यक्ति की समस्या एक समान होती है, प्रत्येक व्यक्ति की समस्या एक समान होती है, परंतु समस्या समाधान की परिस्थितियां, परंतु समस्या समाधान की परिस्थितियां समस्या समाधान की परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती है। समस्या समाधान की परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती है, परंतु समस्या समाधान की परिस्थितियां क्या होती है बेटा? भिन्न भिन्न होती है। अतः भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, अतः भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, अतः भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, अतः भिन्न भिन्न परिस्थितियों में समस्या समाधान की मानसिक प्रक्रिया, अतः भिन्न भिन्न परिस्थितियों में समस्या समाधान की मानसिक प्रक्रिया, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में समस्या समाधान की मानसिक प्रक्रिया अंतर्दृष्टि या सूझ कहलाती है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में समस्या समाधान की मानसिक प्रक्रिया अंतर्दृष्टि या सूझ कहलाती है। हाँ? वो व्यवहार वाली बात लागू नहीं होगी बेटा, इंस्टेंट होगा। यहां पर समय का बोध नहीं है। जैसे
वो तो कहने का मतलब है, यहां पर समय का बोध मैंने नहीं बताया। वो हम सोच रहे हैं मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया, मैं भाग रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं, मैंने इधर उधर देखा, मुझे पत्थर नजर आया तो मैंने पत्थर उठाकर, जैसे ही पत्थर नजर आया मेरे दिमाग में विचार तुरंत क्लिक हुआ, ठीक है, कि मैं पत्थर उठा के इसको मार भी सकता हूं। तो ये कोई टाइम का बोध नहीं है। अगर देखो, अगर मुझे, क्योंकि देखो अंतर्दृष्टि सूझ के अंतर्गत पूर्व अनुभव भी शामिल होता है, लेकिन वो पूर्व अनुभव उस समय याद आए कि नहीं आए। अगर जैसे मैं पूर्व अनुभव के आधार पर बात करूं, मैं जा रहा हूं, यहां पर कोई कुत्ता बैठा हुआ है, इस कुत्ते को देखते ही मेरे मन में विचार आ गया कि अगर ये मेरे पीछे पड़ा तो मैं इस पे पत्थर पटक दूंगा। अगर ये मेरे पीछे पड़ा तो बोलो मैं इसको क्या करूंगा, पत्थर पटक दूंगा इस पर। इसका मतलब ये मेरी अंतर्दृष्टि सूझ है, लेकिन टाइम का बोध नहीं है ना। सूझबूझ का मतलब तब आपकी जो इनसाइड थ्योरी चालू होगी वो कब शुरू होगी बेटा, जब आपके साथ में समस्या पैदा होगी, और समस्या पैदा होने के साथ ही आप समस्या समाधान का क्या करोगे, कार्य करोगे। उस समय हो सकता है अचानक आपके दिमाग में उसका विचार आ भी जाए, और बहुत सारी बार नहीं भी आता। देखो क्या नाम है बेटा, हाँ कविता, मुझे एक बात बताओ, घर पे आग लग जाए, आप घर पे अकेली हैं, केरोसिन की कैन, पेट्रोल की कैन, डीजल की कैन पास पास में पड़ी हुई है, बोलो आप सबसे पहले आग में कौन सी कैन फेंकोगे, है बेटा? उनसे आग ज्यादा होगी, नहीं फेंकोगे। यहां पर सूझबूझ है भाई, है ना। चलिए क्या नाम है बेटा? और मेरे पास में भंडार है भाई, है ना। क्या नाम है? निकिता, है ना। निकिता मुझे एक बात बता, स्कूटरी चलाना आता है? नहीं आता। मान ले स्कूटरी आता है, आपको आता है स्कूटरी? आता है। क्या नाम है? हैं? क्या नाम है? मोनिका। क्या हो गया? हैं? क्या हो गया भाई? एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं तो, है ना। तो देखो, नाम चेंज करूं? नहीं नहीं, ऐसा क्या दिक्कत है भाई? मोनिका तो सबका होता है, इसमें क्या दिक्कत है ना, है ना। और मोनिका नाम से मेरा कोई विशेष संबंध थोड़ी है, नहीं है। क्या नाम है भाई? हैं? नाम लिखा रखा है हाथ पे, ये मोनिका नहीं मनिका है, मनिका। और ये मैं मेले में गया था, ठीक है, वहां पर गलती से लिख गया है ना। इसका ठीक करवाने वाला हूं मैं इसको बहुत जल्दी, है ना। जो गलतियां हो जाती है तो गलतियों को सुधारना चाहिए, ठीक है, कक्षा से बाहर मिलना, मैं बताऊंगा, है ना। तो देखो, हाँ मोनिका, ठीक है, स्कूटरी चलाना आता है ना। ये एक सड़क है और यहां पर एक सकड़ा पुल है, ठीक है। यहां पर एक बच्चा है, एक औरत है और एक बुजुर्ग आदमी है, और आप स्कूटी लेके जा रहे हैं। अब आप यहां में से ब्रेक मारोगे तो भी तीनों में से कोई न कोई एक मरेगा, ठीक है। बोलो सबसे पहले आप किसको मारना चाहोगे? हैं? किसी को भी नहीं। अगर किसी को नहीं मारोगे तो आप मरोगे। बोलो किसको मारना पसंद करोगे? अपने आप को। मतलब मोनिका मरने वाली नहीं है। तो देखो, इंस्टेंट जो चीजें है ना, हमारे अनुभव, पूर्व अनुभव के माध्यम से भी हम तत्काल समस्या का समाधान करते हैं। याद रखना, कभी भी प्रश्न पूछा जाए, जैसे कुत्ता पीछे पड़ गया, यहां पर मैंने पत्थर उठाकर नहीं मारा, पहले से मुझे ध्यान था लेकिन मैंने नहीं मारा, तो भी मेरी अंतर्दृष्टि सूझी होगी। क्योंकि हम बहुत सारी बार जैसी समस्या आई तुरंत हम समस्या का समाधान कर लेते हैं। बोलो वो भी हमारी क्या है? सूझबूझ ही है, क्योंकि अंतर्दृष्टि सूझ में पूर्व अनुभव निहित होता है। लेकिन बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आसपास की चीजों को देखने के बाद हमें समझ में आता है कि मैं इस चीज का यूज कर सकता हूं। कहते हैं ना, मरतान क्या न करता, मरता क्या न करता, मरता क्या न करता। तो भाई साहब ये क्या है?
अंतर्दृष्टि सूझ। यहां पर टाइम बोध नहीं है, यहां पर दो शब्द ऐसे हैं जो दिमाग की बत्ती को जलाते हैं। वो बत्ती कैसे जलती है और अनुभव कैसे आता है? देखो कि तात्कालिक अपने समस्या का समाधान करने के लिए इसने किसके ऊपर प्रयोग किया था? सुल्तान नामक चिंपांजी पर। और क्या कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति की समस्याएं एक ही समान होती है, परंतु समस्या समाधान की परिस्थितियां क्या होती है? अलग अलग होती है। बोलो, आपकी समस्या है और इस दुनिया में हर व्यक्ति की समस्या क्या है? पैसा। क्या है बेटा? पैसा। अरे बड़ी साईं, पैसा बोलता है बाबा। अब ऐसा पैसा बोलता है तो हर व्यक्ति के पैसा कमाने का तरीका अलग अलग। कोई मेहनत से कमाता है, कोई सब्जी बेचकर, कोई पढ़ाकर, कोई बोलकर। तो बोलना ऐसे ही हो रहा है नालायक, बोलना है बोलकर, तो बोल के दिखा, है ना। कोई पढ़ लिख कर मास्टर बनेगा, बोले है या ना। हर व्यक्ति की समस्या अलग अलग होती है, लेकिन समस्या समाधान की समस्या एक जैसी होती है, लेकिन समस्या समाधान की परिस्थितियां अलग अलग होती है। अब यहां पर ध्यान देना है, अतः भिन्न भिन्न परिस्थितियों में समस्या एक, समस्या समाधान की परिस्थितियां अलग अलग। अतः भिन्न भिन्न परिस्थितियों में समस्या समाधान करने की मानसिक प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? अंतर्दृष्टि सूझ कहलाती है। ठीक है। अब आपको यहां पर दो शब्द सीखने हैं। एक आता है प्रेग्नोज। क्या है बेटा? प्रेग्नोज। एक होता है संज्ञानात्मक संकार्य। और एक क्या है आपका? अंतर्दृष्टि सूझ। दिमाग की बत्ती जलानी है। ये छोटी मोटी बातें तो आपको हर गाइड में मिल जाएगी, लेकिन जो विशेष बातें हाईलाइट होती है ना, ठीक है, विशेष जो बातें हाईलाइट होती है वो आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। छोटी मोटी बातें देखो, आपके 30 प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न आएंगे या 20 प्रश्न आएंगे, ठीक है, जितने भी प्रश्न आएंगे। आपके 10 प्रश्नों का मामला है मेंस वालों के लिए, और पात्रता वालों के लिए 30 प्रश्नों का मामला है। ठीक है। देखो 25 प्रश्न तो हर बच्चा कर लेगा, सिलेक्शन जो देंगे वो 5 प्रश्न देंगे। तो आपको ये 5 प्रश्न वही बच्चे कर पाते हैं जो कहीं कहीं विशेष से फोकस करते हैं। अब समझना है, देखो कैसे अंतर्दृष्टि सूझ का तो मैंने आपको बता दिया, तात्कालिक समस्याओं का समाधान करने की मानसिक प्रक्रिया अंतर्दृष्टि सूझ कहलाती है। या बालक बालिकाओं के सामने जब कोई अचानक समस्या आ जाए, बालक समस्या समाधान का प्रयास करेगा, लेकिन असफल रहता, लेकिन आसपास की परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण कर पुनः प्रयास करने पर अचानक बालक की मानसिकता में जो समस्या का समाधान उत्पन्न होता है, वही हमारे लिए क्या है बेटा? अंतर्दृष्टि सूझ है। अंतर्दृष्टि सूझ कैसे उत्पन्न होती है? तत्काल। अब दो बातें आपको ये ध्यान देनी है। अपने आसपास की परिस्थितियों का संगठित रूप से प्रत्यक्षीकरण करना। अपने आसपास की परिस्थितियों का संगठित रूप से प्रत्यक्षीकरण करना, मतलब एक ही यूनिट में ऑब्जर्वेशन करना, क्या कहलाता है? प्रेग्नोज। बोलो, कुत्ता पीछे पड़ गया, मैं भाग रहा था, समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं हुआ, तो मैंने आसपास की सारी चीजों को देख लिया। चबूतरी पर चढ़ूं कि किसी के घर में घुसूं कि दीवार फांद के जाऊं कि पत्थर उठा के मारूं या लकड़ी उठाऊं, बोलो सारी चीजों के बारे में तो यही कर रहा था ना, मैं समस्या का समाधान कैसे करूं। तो समस्या का समाधान करने के लिए आसपास की सारी चीजों को देखना क्या है मेरा? ये प्रेग्नोज। कि बालक बालिकाओं के द्वारा अपने आसपास की परिस्थितियों का संगठित रूप से प्रत्यक्षीकरण करना क्या कहलाता है बेटा? प्रेग्नोज। करेक्ट। फिर इसी से जुड़कर आगे वाला शब्द बन जाता है, अपने आसपास की परिस्थितियों का संगठित रूप से प्रत्यक्षीकरण कर समस्या का समाधान करना, संज्ञानात्मक संकार्य। संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है? ज्ञान। वातावरण से ज्ञान लेना, वातावरण से ज्ञान ग्रहण करना। बोलो, जीन पियाजे के सिद्धांत बताया ना मैंने आपको। बोलो, वातावरण से ज्ञान ग्रहण किया कि नहीं किया? पत्थर नजर आया। अब देखो समझना कि कुत्ता पीछे पड़ गया, कुत्ता पीछे पड़ गया, समस्या का समाधान करने के लिए मैं भाग रहा था, मैंने आसपास की चीजों को देखा, प्रेग्नोज है। और आसपास की चीजों को देखकर जैसे ही देखा, मुझे क्या नजर आया? पत्थर नजर आया। ये पत्थर नजर आया और पत्थर उठाकर मारना, ये उसका पत्थर का उपयोग। बोलो, ये मेरा क्या है? संज्ञानात्मक संकार्य। और ये दोनों चीजों के माध्यम से मेरी किसका निर्माण हो गया? अंतर्दृष्टि या सूझ। दो बातें विशेष ध्यान में रखनी है। आसपास की परिस्थितियों का संगठित रूप से प्रत्यक्षीकरण करना प्रेग्नोज कहलाता है। आसपास की परिस्थितियों का संगठित रूप से प्रत्यक्षीकरण कर समस्या का समाधान खोजना संज्ञानात्मक संकार्य कहलाता है। कंप्लीट लिखें। कोहलर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय
कोहलर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय प्रेग्नोज एवं संज्ञानात्मक संकार्य शब्दों पर सर्वाधिक बल दिया। कोहलर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए प्रेग्नोज एवं संज्ञानात्मक संकार्य जैसे शब्दों पर सर्वाधिक बल दिया। प्रेग्नोज एवं संज्ञानात्मक संकार्य जैसे शब्दों पर सर्वाधिक बल दिया। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं। प्रेग्नोज और संज्ञानात्मक संकार्य नामक शब्दों पर सर्वाधिक बल दिया। नॉर्मल प्रश्न पूछा जाए कि प्रेग्नोज क्या है या प्रेग्नोज क्या कहलाता है या किसे प्रेग्नोज कहते हैं, तो बालक बालिकाओं के द्वारा अपने आसपास की परिस्थितियों का संगठित रूप से, एकीकृत रूप से प्रत्यक्षीकरण करना, देखना, क्या है प्रेग्नोज। और अपने आसपास की परिस्थितियों का संगठित रूप से प्रत्यक्षीकरण कर समस्या का समाधान खोजना, संज्ञानात्मक संकार्य। ठीक है, आसपास की चीजों को देखा, मेरा प्रेग्नोज है। आसपास की चीजों को देखने पर पत्थर नजर आया, ये मेरा संज्ञानात्मक संकार्य है। और पत्थर फेंककर उस कुत्ते को भगाना मेरी अंतर्दृष्टि सूझ। बोलो, तीनों चीजें जुड़ गई। लिखें प्रेग्नोज के संबंध में, अपने आसपास की परिस्थितियों का संगठित रूप से प्रत्यक्षीकरण कर समस्या का समाधान खोजना। इस रुको प्रत्यक्षीकरण करना प्रेग्नोज कहलाता है। अपने आसपास की परिस्थितियों का संगठित रूप से प्रत्यक्षीकरण करना क्या कहलाता है बेटा? प्रेग्नोज कहलाता है। अपने आसपास की परिस्थितियों का संगठित रूप से प्रत्यक्षीकरण करना कहलाता है। बोलो क्या कहलाता है? तो प्रेग्नोज कहलाता है। ठीक है। सचिन सैनी, एसओआर थ्योरी के जनक कौन है? स्टिमुलस, ऑर्डर एंड रेस्पॉन्स। यहां पर क्लार्क हल और वुडवर्थ दोनों आता बेटा। ठीक है। एसओआर थ्योरी के जनक कौन है? तो सबसे पहली प्रायोरिटी कौन है? क्लार्क हल। दूसरा कौन है? वुडवर्थ। ठीक है, दोनों आते हैं इसमें, क्योंकि क्लार्क हल ने वुडवर्थ की विचारधारा से ही एसओआर थ्योरी का प्रतिपादन किया था, है ना। सर कैसे हो? मैं तो मस्त हूं भाई। तो देखें, प्रेग्नोज किसे? अपने आसपास की परिस्थितियों का संगठित रूप से प्रत्यक्षीकरण करना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो प्रेग्नोज कहलाता है। दैट्स क्लियर। आगे वाला शब्द कौन सा है? संज्ञानात्मक संकार्य। संज्ञानात्मक संकार्य क्या है? संज्ञानात्मक संकार्य। दोस्तों, संज्ञानात्मक संकार्य का मतलब जो है वो देखना, अपने आसपास की परिस्थितियों का संगठित रूप से प्रत्यक्षीकरण कर समस्या का समाधान खोजने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक संकार्य कहलाती है। लिखें, अपने आसपास की परिस्थितियों का, अपने आसपास की परिस्थितियों का संगठित रूप से प्रत्यक्षीकरण कर समस्या का समाधान खोजने की प्रक्रिया समस्या का समाधान खोजने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक संकार्य कहलाती है। अपने आसपास की परिस्थितियों का संगठित रूप से प्रत्यक्षीकरण कर समस्या का समाधान करने खोजने की प्रक्रिया कहलाती है। बोलो क्या कहलाती है? प्रेग्नोज कहलाती है। हाँ, संज्ञानात्मक संकार्य कहलाती है। कंप्लीट। तो ये बात आपको इसके अंतर्गत ध्यान में रखनी है। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, दोनों बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है।
सिद्धांत के बारे में जो गेस्टाल्टवादी जो सिद्धांत के प्रतिपादक हैं उसको वापस सुनो अच्छे से। अपने डायरी का जो चैप्टर है जो आपने लिखा है उस चीज को देखते रहना और समझते रहना। सिद्धांत का नाम है समग्रकार और पूर्णाकार। समग्रकार का मतलब यही है कि बालक बालिकाओं को अगर आप किसी भी चीज को सिखाना चाहते हो तो उसे सारी वस्तु सिखाओ, सारी विषय वस्तु सिखाओ, तो ही उनका अधिगम प्रभावी होगा, बाकी अधिगम प्रभावी नहीं होगा। यह सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। गेस्टाल्टवाद का उद्भव 1912 में हुआ था, जिसका वास्तविक स्वरूप 1920 में प्रकट हुआ। वर्दीमर को गेस्टाल्टवाद का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। वर्दीमर ने लेख फिनोमिना और प्रोडक्शन ऑफ थिंकिंग नामक पुस्तकें लिखी। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ समग्र कार्य पूर्णाकार। मतलब बालक बालिकाओं का अधिगम जब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक उनको पूरी विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान नहीं किया जाए, जब तक उनको पूरी विषय वस्तु न सिखाई जाए। उदाहरण के तौर पर अगर मैं इतिहास का उदाहरण दूं, इतिहास के पार्ट कितने हैं? 3। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। आपको अगर मुझे इतिहास सिखाना है तो पूरा इतिहास प्राचीन, मध्य और आधुनिक सिखाऊंगा तो आपका अधिगम प्रभावी होगा, बाकी अधिगम प्रभावी नहीं होगा। आपको अगर मैं आपको कहता हूं मैं आपको महाराणा प्रताप का जीवन परिचय बहुत अच्छा पढ़ा दूंगा जिससे आपका इतिहास पूरा हो जाएगा, तो गलत। क्योंकि महाराणा प्रताप का जो जीवन परिचय है वो इतिहास का एक अंश है, पार्ट है, पूरा इतिहास नहीं है। अगर मैं एक बिंदु की बात करूंगा तो अधिगम प्रभावी नहीं हो सकता। आपको सारे बिंदुओं की एक साथ बात करूंगा तो अधिगम प्रभावी होगा। 18 चैप्टर में, जैसे हमारे मनोविज्ञान के अंतर्गत 18 चैप्टर हम टोटल मानते हैं, 18 में से मैंने 2 पॉइंट आपको अच्छे से सिखा दिया और कह दिया कि आपका साइकोलॉजी का कोर्स हो गया। बोलो आपका अधिगम कहां प्रभावी होगा? इसका मतलब ये समग्र नहीं है, पूर्ण नहीं है, ये एक अंश की बात हो रही है। वर्दीमर की विचारधारा को 1920 से 1924 तक विकसित करने का काम कोफका के द्वारा किया गया। कोफका इसका शिष्य था, समर्थक था, जिसने द ग्रोथ ऑफ माइंड और द प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किताबें लिखी। 1925 में जब विचारधारा को, वर्दीमर की विचारधारा को कोहलर ने विकसित किया तो यह अंतर्दृष्टि सूझ के नाम से फेमस हुई, क्योंकि कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया था। द मेंटलिटी ऑफ एप्स, वन मानुष की बुद्धिमत्ता, अंतर्दृष्टि सूझ वाली किताब लिखी। डायनामिक साइकोलॉजी और प्रिंसिप द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किताब लिखी। अंतर्दृष्टि सूझ का मतलब यह होता है जो चीजें, ठीक है, मोहित सेंसर प्रेग्नोज में बालक संगठित रूप से प्रत्यक्षीकरण कैसे करता है। मैं आपको फिर एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं। मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया था तो मैं भाग रहा था, तो भागते भागते मैंने सारी चीजों को हर तरफ नजर दौड़ाई। बोलो मेरे द्वारा हर तरफ नजर दौड़ाकर उस समस्या का समाधान करने के लिए कोई न कोई उपाय खोज रहा था। और उपाय कब खोजूंगा? जब मैं सारी चीजों को देखूंगा। तो मेरे द्वारा आसपास की सारी चीजों को देखना ही मेरा क्या है? प्रेग्नोज है। और आसपास की सारी चीजों को देखकर समस्या का समाधान खोजना, क्या करूं क्या न करूं, मेरा संज्ञानात्मक संकार्य। पत्थर नजर आया तो पत्थर का उपयोग क्या है, मैं पत्थर को कैसे यूटिलाइज कर सकता हूं। बोलो इसमें नॉलेज है या नहीं, बोलो पूर्व अनुभव है या नहीं। मैं कह रहा हूं ना, क्या अंतर्दृष्टि सूझ में, एक प्रश्न आ जाए कि क्या अंतर्दृष्टि सूझ में पूर्व अनुभव, पूर्व ज्ञान शामिल होता है? तो हां। प्रत्यक्षीकरण शामिल होता है? हां। प्रेग्नोज शामिल होता है? हां। संज्ञानात्मक संकार्य शामिल होता है? हां। तो ये सारी बातें इससे जुड़ी हुई है। कोहलर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए किसके पर प्रयोग किया बेटा? सुल्तान नामक चिंपांजी पर। और क्या निष्कर्ष निकाला कि हर व्यक्ति की समस्या एक जैसी होती है, लेकिन समस्या समाधान की परिस्थितियां, अतः अलग अलग परिस्थितियों में समस्या समाधान करने की मानसिक प्रक्रिया अंतर्दृष्टि सूझ कहलाती है। और कितने इफेक्ट बताए इसने? 2, प्रेग्नोज और सीधा तरीका। समस्या समाधान के लिए आसपास की परिस्थितियों को एक साथ एकीकृत या संगठित रूप से देखना, प्रेग्नोज। आसपास की परिस्थितियों को एक साथ एकीकृत या संगठित रूप से देखते हुए समस्या का समाधान खोजना, करेक्ट। और इन्हीं शब्दों के साथ में आपका ये सिद्धांत पूरा होता है। लेकिन इसके शैक्षणिक महत्व है। कितने नंबर का सिद्धांत था बेटा ये? 7 का 8? 7 का ही था क्या? देख लो, 7 वही है, ठीक है। लेकिन शैक्षणिक महत्व है। शैक्षणिक महत्व।
प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं को सिखाने में सहायक। नंबर 1 कौन सा है? प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं को सिखाने में सहायक। प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं को सिखाने में सहायक। अधिगम का वह सिद्धांत कौन सा जो प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं को सिखाने में सहायता प्रदान कर रहे हो? बताओ। तो समग्र कार्य या पूर्णाकार से। देखो, पावलोव का सिद्धांत कौन से बालकों को सिखा रहा है? छोटे को। थांडाई का सिद्धांत किसको सिखा रहा है? मंद बुद्धि को। स्किनर का सिद्धांत किसको सिखा रहा है? सामान्य को। और ये किसको सिखा रहा है? प्रतिभाशाली। मतलब आप जैसे बच्चों को सिखाने वाला सिद्धांत है ये, कसम से कह रहा हूं। बोलो कैसी रही? बहुत बढ़िया। चलिए साहब, नंबर 2, बालक बालिकाओं को गणित एवं विज्ञान व व्याकरण जैसे, बालक बालिकाओं को गणित विज्ञान, बालक बालिकाओं को गणित विज्ञान एवं व्याकरण जैसे जटिल विषयों का शिक्षण करवाने में सहायक। शिक्षण करवाने में सहायक। बालक बालिकाओं को गणित विज्ञान एवं व्याकरण जैसे जटिल विषयों का शिक्षण करवाने में सहायक। सर, ऐप में क्वेश्चन आंसर बोल के करवाने के लिए बोला था, लेकिन आपने करवाने B1 बैच में। हिमांशु उपाध्याय, अंतर्दृष्टि सूझ के लिए समस्या का होना जरूरी है, बिना समस्या के अंतर्दृष्टि सूझ उत्पन्न नहीं हो सकती है ना। बिना समस्या के भी आप अंतर्दृष्टि सूझ का परिचय दे सकते हो। भविष्य में आने वाली किसी भी बात या किसी भी मुसीबत से बचने के लिए आप पहले से अगर किसी चीज को बचा के रखो, सुरक्षित रखो। आज की बचत भविष्य का भाई। बोलो सूझबूझी तो है। सर आज तो बाल बच्चे घर से निकलते ही बारिश आ गई, मैं तो वापस घर के अंदर घुस गया। बड़ा उपकार किया तूने मेरे पर, है ना। चलिए साहब, एमसीक्यू बैच के लिए हम प्रश्न लेके आऊंगा, चिंता मत करो, है ना। तो देखिए, बालक बालिकाओं को गणित विज्ञान व्याकरण जैसे जटिल विषयों का शिक्षण करवाने में सहायक। नेक्स्ट, इससे बालक बालिकाओं में समस्या समाधान की योग्यता का विकास होता है। लिखें, इससे बालक बालिकाओं में समस्या समाधान की योग्यता का क्या होता है बेटा? विकास होता है। इससे बालक बालिकाओं में समस्या समाधान की योग्यता का होता है, क्या होता है बेटा? विकास होता है। फिर याद रखना, इसके माध्यम से बालक बालिका में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण होता है। ठीक है, इससे लिखें, इससे बालक बालिकाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण होता है। इससे बालक बालिकाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या होता है बेटा? विकास होता है। कंप्लीट। इससे बालक बालिकाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होता है, क्या होता है? तो विकास होता है। नेक्स्ट, सर हमने सोचा था कि आपके साथ सेल्फी लेंगे, लेकिन हमें क्या पता आप कभी आओगे ही नहीं। भाई तेरे को सेल्फी लेनी है तो तू मेरे पास आ जा, मैं आ जाता हूं तेरे पास, है ना। तो चिंता मत कर, परेशान मेरी वजह से मत हो आप। इससे बालक बालिका में समस्या समाधान की योग्यता का क्या होता है बेटा? विकास होता है। याद रखना, वर्तमान समय में बाल केंद्रित पाठ्य योजना का निर्माण अधिगम के इसी सिद्धांत पर आधारित है। लेसन प्लान समझते हो? बनाए कि नहीं बनाए? पाठ्य योजना का विचार किसने दिया? सर हमसे ये मत पूछो, हैं? हर्बर्ट।
1938 में दिया था। कितने सोपान बताए? पाठ योजना कितने सोपान बताए? 5। पहला बोलो प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना, चौथा व्यवस्था, पांचवा सामान्यीकरण। ठीक है, तो भाई साहब संशोधन किसने किया? यहां पर मॉरिसन। किसने किया था? और किसने किया? अरे नहीं तो ज्यादा परेशान मत हो, लिखें वर्तमान समय में बाल केंद्रित पाठ्य योजना का निर्माण, वर्तमान समय में बाल केंद्रित पाठ्य योजना का निर्माण, वर्तमान समय में बाल केंद्रित पाठ्य योजना का निर्माण अधिगम के इसी सिद्धांत पर आधारित है। वर्तमान समय में बाल केंद्रित पाठ्य योजना का निर्माण अधिगम के इसी सिद्धांत पर आधारित है। वर्तमान समय में बाल केंद्रित पाठ्य योजना का निर्माण अधिगम के इसी सिद्धांत पर आधारित है। अब अंतिम बिंदु समझना, अधिगम का यह सिद्धांत बालक बालिकाओं को यांत्रिक तरीके से सिखाने का खंडन करता है, विरोध करता है। अधिगम का यह सिद्धांत बालक बालिकाओं, लिखना बंद करो, अधिगम का यह सिद्धांत बालक बालिकाओं को यांत्रिक तरीके से सिखाने का खंडन करता है। मतलब किसी भी टीचिंग एड के माध्यम से, किसी भी उपकरण के माध्यम से बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए। कौन कहता है? अंतर्दृष्टि सूज का सिद्धांत। जबकि बच्चों को उपकरणों के माध्यम से सिखाने का समर्थन कौन करता है? पावलोव का सिद्धांत। आपको पता हो तो पावलोव के सिद्धांत में अंतिम महत्व मैंने यही लिखवाया था कि अधिगम का यह सिद्धांत बालक बालिकाओं को यांत्रिक तरीके से सिखाने का समर्थन करता है। तो यह सिद्धांत बालक बालिकाओं को यांत्रिक तरीके से सिखाने का क्या करता है? खंडन करता है। लिखें, अधिगम का यह सिद्धांत बालक बालिकाओं को, अधिगम का यह सिद्धांत बालक बालिकाओं को यांत्रिक तरीके से सिखाने का खंडन करता है। चलिए साहब, तो ये बातें आपको किसमें ध्यान रखनी है? इस सिद्धांत के अंतर्गत बातें ध्यान रखनी है। और इन्हीं शब्दों के साथ में आपका अंतर्दृष्टि सूज का सिद्धांत पूरा हुआ। कितने सिद्धांत हो गए बेटा? 7। 8 नंबर पे आ जाओ। इधर देखो, अधिगम का सोपानी की सिद्धांत नहीं हुआ ना? सोपानी की सिद्धांत, चलिए नाम रॉबर्ट गेने का हो गया, बांडुरा, अरे हुआ नहीं हुआ? अनुभवजन्य कार्ल रोजर्स का सिद्धांत, टोलमैन का सिद्धांत, कोर्ट लेविन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सूज का सिद्धांत, बांडुरा, कम कैसे बढ़ रहा है यार? देखो काउंट करना, बांडुरा का, गेने, अंतर्दृष्टि सूज, टोलमैन, जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत बाकी है। लिखे इधर देखो बेटा, त्रिज्य निर्मितवाद, त्रिज्य निर्मितवाद, लिखना बंद करो, समझो इधर। त्रिज्य निर्मितवाद अधिगम का अन्वेषण सिद्धांत। कौन सा? अन्वेषण सिद्धांत। अधिगम का खोज सिद्धांत। कौन सा? अधिगम का खोज सिद्धांत। अधिगम का ज्ञान संरचनावाद सिद्धांत। अधिगम का रचनावादी सिद्धांत। कौन सा? रचनावादी सिद्धांत। बोलोगे तो नहीं? पहला नाम क्या बेटा? त्रिज्य निर्मितवाद। दूसरा क्या है? तीसरा ज्ञान संरचनावाद और रचनावादी सिद्धांत। बोलो इस सिद्धांत के जनक कौन है? जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर का ये जो सिद्धांत है, याद रखना, इसकी कुछ पुस्तकें हैं। पुस्तकों के अंतर्गत
द स्टडी ऑफ थिंकिंग। पहली किताब कौन सी? द स्टडी ऑफ थिंकिंग। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। कौन सी बेटा? प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। द रिलेवेंस थ्योरी या रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन। द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन। रिलेवेंस का मतलब होता है प्रासंगिकता, उद्देश्य सहित, है ना। रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। द थ्योरी ऑफ कोग्ने। क्या बेटा? द थ्योरी ऑफ कोग्ने। कोग्ने का मतलब संज्ञान। कोग्ने का मतलब क्या होता है बेटा? संज्ञान। तो संज्ञान की थ्योरी। पहली किताब क्या नाम है? द स्टडी ऑफ थिंकिंग। नंबर 2 प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, रिलेवेंस ऑफ द थ्योरी ऑफ कोग्ने। करेक्ट। तो ये सारी बातें आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखनी है। नाम पता लिखो, छापो। आवाज नहीं। लिख लिया बेटा? अब इस सिद्धांत को समझना है, बड़ा प्रैक्टिकल सिद्धांत है। और यहां से आपको अभी जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ वहां से प्रश्न, यहां से आया हुआ है प्रश्न, वो भी समझना। देखें, पहला नाम क्या बेटा? त्रिज्य निर्मितवादी सिद्धांत। क्या है बेटा? त्रिज्य निर्मितवादी सिद्धांत। दोस्तों, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिव या थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब ये कंस्ट्रक्शन करना किसका है? बिल्डिंग नहीं बनानी है, नॉलेज का। किसका है? नॉलेज का। अन्वेषण सिद्धांत, अन्वेषण किसका करना है? नॉलेज का। खोज किसकी करनी है? नॉलेज की। संरचना किसकी करनी है? ज्ञान की। रचना किसकी करनी है? ज्ञान की। हमारे मनोविज्ञान में निर्मितवादी सिद्धांत कितने हैं? 3। जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ा, वाइगोस्की का सिद्धांत पढ़ा और ब्रूनर का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में बालक स्वयं अपने आसपास के वातावरण से सीखता है। वाइगोस्की के सिद्धांत में बालक अपनी सभ्यता संस्कृति में रहकर दूसरों के सहयोग से सीखता है।
और इसमें बालक स्वयं अपने पूर्व अनुभव के माध्यम से सीखता है, खुद के विवेक से सीखता है। सीखना तीनों में है। निर्मितवाद सिद्धांत कितने हैं? 3। जीन पियाजे के सिद्धांत बालक आसपास के वातावरण से खुद खोजबीन करके सीखेगा। वाइगोस्की के सिद्धांत बालक लोगों के साथ में सामाजिक अंतक्रिया के माध्यम से सीखेगा, दूसरों के माध्यम से सीखेगा। और इसमें भी बालक सीखता है, लेकिन बालक स्वयं अपने पूर्व अनुभव के आधार पर सीखता है, स्वयं सक्रिय होकर सीखता है। करेक्ट? तो समझें। अब मैं इस सिद्धांत की थ्योरी आपके सामने रख रहा हूं, इस थ्योरी को देखिएगा। याद रहे दोस्तों, निर्मितवाद की उत्पत्ति संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से मानी जाती है। निर्मितवाद की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से मानी जाती है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? नाइजर। कौन है बेटा? नाइजर। ठीक है। फिर दिमाग में आता है सर निर्मितवाद का मतलब क्या होता है, तो समझना। इस सिद्धांत को पहले मैं आपको हल्के माइंड से बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। निर्मितवादी सिद्धांत यह कहता है कि निर्मितवाद में बालक स्वयं सक्रिय होकर अपने पूर्व अनुभव से ज्ञान ग्रहण करता है और शिक्षक केवल आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करता है। बोलो, एक्टिव कौन रहेगा? बालक। सहायता कौन देगा? शिक्षक। ठीक है। निर्मितवाद में क्या होता है? कक्ष को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसके माध्यम से बालक एक दूसरे का सहयोग करते हुए सीखने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। आपको पता हो तो इस सेकंड ग्रेड के एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है, बालक परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है, बालक पूर्व अनुभव के माध्यम से सीखता है, बालक ठीक है स्वयं सक्रिय होकर सीखता है। बोलो, तीनों ऑप्शन आपके इस सेकंड ग्रेड एग्जाम में थे, आपको याद हो तो। 4 दिन पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। मतलब सीखना कैसे है? पूर्व अनुभव के माध्यम से। पूर्व अनुभव का मतलब बालक का खुद का विवेक है। जहां पर भी प्रॉब्लम आएगी, बोलो साथ कौन देगा? शिक्षक। अगर सीखने की प्रक्रिया में बालकों का साथ अगर शिक्षक दे रहा है, इसका मतलब शिक्षक सहयोग करता या सहज करता या सुविधा देता है। अगर सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक साथ दे रहा है, इसका मतलब क्या है? स्कैफोल्डिंग है। बोलो हाँ या ना? बताओ। मैंने आपको जब वाइगोस्की का सिद्धांत पढ़ाया था, तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि स्कैफोल्डिंग शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? जेरोम ब्रूनर ने किया। इस कारण जेरोम ब्रूनर को स्कैफोल्डिंग का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। ठीक है। सुनो, ध्यान लगाए, छोटी छोटी बातें, ताकि आपको स्टेप सीखने में दिक्कत नहीं आएगी। देखें, निर्मितवाद की उत्पत्ति संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से मानी जाती है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक नाइजर को माना जाता है। जेरोम ब्रूनर का यह सिद्धांत एक निर्मितवादी सिद्धांत है। अब आता है निर्मितवाद का मतलब समझना। मुझे एक बात बताओ, इस कक्षा में आप सारे साथी पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको सीखने में इंटरेस्ट है और मुझे सिखाने में इंटरेस्ट है। अगर मुझे आपको अच्छा सिखाना है, अगर आपको अच्छा सीखना है, तो मैं आपके लिए कार्य करूंगा। कार्य क्या होगा? एक इन्वायरमेंट बनाऊंगा, अधिगम योग्य वातावरण बनाऊंगा। अगर मैं आपके लिए अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण कर देता हूं, तो आप खुद एक्टिव होकर अपने पूर्व अनुभव के माध्यम से अपनी विषय वस्तु को सीखोगे। बोलो हाँ या ना? तो समझो कैसे निर्मितवाद का मतलब क्या होता है कि बालक बालिकाओं के लिए एक ऐसे अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण करना जिसमें बालक स्वयं सक्रिय होकर अपने पूर्व अनुभव के माध्यम से अपनी विषय वस्तु को सीखकर अपने ज्ञान की रूपरेखा का निर्माण कर सके। बोलो क्या कहलाता है? निर्मितवाद। बोलो, वातावरण किसने बनाया? वातावरण बनाने का साथ कौन दे रहा है? बोलो, सीख कौन रहा है? बोलो, कैसे सीख रहा है? खुद एक्टिव होकर और अपने पूर्व अनुभव के माध्यम से। तो बालक बालिकाओं के लिए कैसे? कि बालक बालिकाओं के लिए एक ऐसे अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण करना जिसमें बालक स्वयं सक्रिय होकर अपने पूर्व अनुभव के माध्यम से अपनी विषय वस्तु को सीखते हुए अपने ज्ञान की रूपरेखा का निर्माण कर सके। बोलो क्या कहलाता है बेटा? निर्मितवाद कहलाता है। बोलो अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? बालक बालिकाओं के लिए कौन? मैं। कि बालक बालिकाओं के लिए एक ऐसे अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण करना जिसमें बालक स्वयं सक्रिय होकर अपने पूर्व अनुभव के माध्यम से अपनी विषय वस्तु को सीखकर अपने ज्ञान की रूपरेखा का निर्माण कर सके। बोलो क्या कहलाया? निर्मितवाद। निर्मितवाद एक छात्र केंद्रित प्रक्रिया है जिसमें बालक स्वयं सक्रिय होकर अपने पूर्व अनुभव के माध्यम से सीखता है। निर्मितवाद में शिक्षक केवल सहयोगकर्ता या सुविधादाता या सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है।
निर्मितवाद में कक्षा कक्ष को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दिया जाता है, छोटे छोटे समूह में विभक्त कर दिया जाता है, जिसमें समूह का प्रत्येक सदस्य समस्या समाधान में अपनी सहायता प्रदान करता है। क्योंकि निर्मितवाद एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगर एक बच्चा दूसरे का साथ दे रहा है, बोलो कौन सी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया। दो बातें और सुनना। ब्रूनर के अनुसार निर्मितवाद में बालक बालिकाओं को उनकी विषय वस्तु का शिक्षण, ब्रूनर के अनुसार निर्मितवाद में बालक बालिकाओं को उनकी विषय वस्तु का शिक्षण इस प्रकार से करवाया जाए जिससे बालक बालिकाओं की रटने की प्रवृत्ति पर रोक लगे और बालक बालिकाओं की मानसिक क्षमता का विकास हो। मैं अगर अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण करूं, मैं अगर अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण करूं, आप खुद एक्टिव होकर, सक्रिय होकर अपने पूर्ण अनुभव के माध्यम से अगर किसी चीज को सीख रहे हो, बोलो वही आपके लिए क्या है? निर्मितवाद। निर्मितवाद एक छात्र केंद्रित प्रक्रिया, क्योंकि सक्रिय कौन, सीखता कौन, किसके आधार पर? पूर्व अनुभव। सहायता कौन देगा? बोलो निर्मितवादी प्रक्रिया छात्र केंद्रित प्रक्रिया होगी, जिसमें शिक्षक केवल सहयोगकर्ता का काम करता है। निर्मितवाद में कक्षा कक्ष को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दिया जाता है, जिसमें समूह का प्रत्येक सदस्य समस्या समाधान में अपनी सहायता प्रदान करता है। इससे बालक बालिका में सामाजिक गुणों का क्या होगा? विकास होता है। निर्मितवाद की ब्रूनर के अनुसार निर्मितवाद में बालक बालिकाओं को किसी भी प्रकार की विषय वस्तु का शिक्षण इस प्रकार से करवाया जाए जिससे बालक बालिकाओं की रटने की प्रवृत्ति पर रोक लगे तथा बालक बालिकाओं की बौद्धिक क्षमता या मानसिक क्षमता का विकास हो। ब्रूनर के अनुसार निर्मितवाद में बालक बालिकाओं को किसी भी प्रकार की विषय वस्तु का शिक्षण करवाने से पहले, सरल भाषा में समझो दोस्तों, देखो मैं आपको अगर मनोविज्ञान पढ़ाने के लिए आया था, पहले दिन की कक्षा में मैंने कुछ भी पढ़ाने से पहले आपको मनोविज्ञान के बारे में छोटी छोटी जानकारी दी। तो ब्रूनर भी यही कहता है कि ब्रूनर के अनुसार निर्मितवाद में बालक बालिकाओं को किसी भी प्रकार की विषय वस्तु का शिक्षण करवाने से पहले विषय वस्तु के नियम, प्रकृति, उद्देश्य और सिद्धांत, कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी प्रकृति कैसी है, सरल है, जटिल है, इसके नियम और सिद्धांत कैसे कैसे हैं, हम इसको सीख रहे हैं तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें अगर मैं आपको बता दूं, बोलो इसके लिए 4 फायदे होंगे। सीखना सरल हो जाता है, बालक सीखने के लिए रुचि उत्पन्न करता है, सीखा गया ज्ञान स्थायी हो जाएगा और सीखे गए ज्ञान का स्थानांतरण किया जा सकता है। कि ब्रूनर के अनुसार निर्मितवाद में बालक बालिकाओं को किसी भी प्रकार की विषय वस्तु का शिक्षण करवाने से पूर्व विषय वस्तु के नियम, प्रकृति, उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में बालक बालिकाओं को पहले से ही बता देना चाहिए। ऐसा करने पर बालक सीखने के लिए रुचि उत्पन्न करेगा, सीखा गया ज्ञान स्थायी हो जाएगा, सीखना सरल हो जाएगा और सीखे गए ज्ञान का स्थानांतरण किया जा सकेगा। बोलो छोटी छोटी बातें आपके यहाँ की जो पॉइंट टू पॉइंट बोली, बोलो समझ में आई कि नहीं आई? अच्छे से हाँ या ना लिखें। लिखें, निर्मितवाद की उत्पत्ति संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से मानी जाती है। निर्मितवाद की उत्पत्ति संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से मानी जाती है। निर्मितवाद की उत्पत्ति संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से मानी जाती है। निर्मितवाद की उत्पत्ति संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें इसी के नीचे। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक नाइजर को माना जाता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का जनक नाइजर को माना जाता है। पॉइंट टू पॉइंट सटीक सिद्धांत को ऐसा पढ़ोगे उसकी आत्मा आपको दुआएं देख क्या पढ़ा है ना, ध्यान देना। नाइजर की आत्मा खुश हो जाए। जेरोम ब्रूनर आपको याद करेगा, शिष्य हो तो ऐसे। अधिगम का लास्ट सिद्धांत है हमारा, फिर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम और बाल विकास अगर आपका खत्म हो गया, इसका मतलब 70% कोर्स खत्म है।
और आगे आने वाले व्यक्तित्व और बुद्धि के जो चैप्टर हैं, समायोजन कुसमायोजन अभिप्रेरणा के जो चैप्टर हैं वो छोटे छोटे हैं, और मतलब मनोविज्ञान का सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, नहीं करूं? अच्छा, तो मेरे जाने के बाद तो फिर आपको तो याद ही आएगी, और मेरे जाने के बाद वहाँ आप एक बात जरूर कहोगे, और क्या कहोगे? ए मेरे दोस्त लौट के आजा, तुम बिन ये जिंदगी अधूरी है। शुभम, रोना नहीं, रोना नहीं शुभम। चलिए साहब, अभिषेक सिंह और महेंद्र गुजर को नीचे भेजना सा। महेंद्र गुजर, अभिषेक, चलिए साहब। तो इसके जनक कौन है बेटा? नाइजर। कौन है? नाइजर। तो ये सारी बातें आपको यहां पर ध्यान करनी है। आगे बढ़े। लेकिन निर्मितवाद से आशय, निर्मितवाद से आशय, निर्मितवाद से आशय। निर्मितवाद का मतलब क्या होता है? देखो, है ना, निर्मितवाद का मतलब, हां, कैसे? मुंडी इधर के बालक बालिकाओं के लिए, शांत रहो भैया, हाँ, हमारी दुकनिया चलत बानी, कुछ नहीं, मुंह हिला रहा था। हर बात समझ में आ जाए तो तुम यहां नहीं होते। समझ में नहीं आई, जैसे बाकी की सारी बातें ऑटोमेटिक समझ में आ रही है? सर एक बार चलिए देखें। उजड़ी हुई रियासत का लूटा हुआ सुल्तान, ऊपर देख और सामने देख के फिर आहा कर। चलिए साहब, निर्मितवाद का है, तुरंत ट्रैक पर आना है कि बालक बालिकाओं के लिए एक ऐसे अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण करना जिसमें बालक स्वयं सक्रिय होकर अपनी विषय वस्तु का निर्माण कर सके, अपनी ज्ञान की संरचना का निर्माण कर सके। बोलो क्या कहलाएगा? निर्मितवाद। लिखे, बालक बालिकाओं के लिए, बालक बालिकाओं के लिए एक ऐसे अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण करना जिसमें बालक स्वयं सक्रिय होकर अपनी विषय वस्तु को सीखकर अपने ज्ञान की संरचना का निर्माण कर सके, निर्मितवाद कहलाता है। बालक बालिकाओं के लिए एक ऐसे अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण करना जिसमें बालक स्वयं सक्रिय होकर अपने ज्ञान की, अपनी विषय वस्तु को सीख कर अपने ज्ञान की संरचना का निर्माण कर सके। बोलो क्या कहलाता है बेटा? निर्मितवाद कहलाता है। करेक्ट? तो बालक बालिकाओं के लिए एक ऐसे अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण करना जिसमें बालक अपनी विषय वस्तु को स्वयं सक्रिय होकर अपनी विषय वस्तु को सीखकर अपने ज्ञान की संरचना का निर्माण कर सके। बोलो कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा? निर्मितवाद। लेकिन निर्मितवाद एक छात्र केंद्रित प्रक्रिया है। निर्मितवाद एक छात्र केंद्रित प्रक्रिया है। निर्मितवाद एक छात्र केंद्रित प्रक्रिया है
ठीक है, जिसमें बालक स्वयं सक्रिय होकर, निर्मितवाद एक छात्र केंद्रित प्रक्रिया है जिसमें बालक स्वयं सक्रिय होकर, निर्मितवाद एक छात्र केंद्रित प्रक्रिया है जिसमें बालक स्वयं सक्रिय होकर अपने पूर्व अनुभव के माध्यम से, अपने पूर्व अनुभव के माध्यम से सीखता है। जिसमें बालक स्वयं सक्रिय होकर अपने पूर्व अनुभव के माध्यम से सीखता है। सबसे मेजर बात देखो, ध्यान रखना, निर्मितवाद एक तो बाल केंद्रित प्रक्रिया, छात्र केंद्रित प्रक्रिया है जिसमें बालक स्वयं सक्रिय होकर अपने पूर्व अनुभव के माध्यम से सीखता है। तीन बातें हैं इसमें, छात्र केंद्रित प्रक्रिया, पूर्व अनुभव से सीखता है और स्वयं सक्रिय होकर। करेक्ट, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, निर्मितवाद में शिक्षक केवल सहजकर्ता या सुविधादाता के रूप में कार्य करता है। लिखे, स्टॉप स्टॉप। निर्मितवाद एक छात्र केंद्रित प्रक्रिया जिसमें बालक स्वयं सक्रिय होकर अपने पूर्व अनुभव के माध्यम से सीखता है। ये शब्द है ना, पूर्व अनुभव, ये पूर्व अनुभव शब्द यहां पर कोई सामान्य शब्द नहीं है। इट्स कॉल्ड ए स्पाइरल करिकुलम। क्या है? स्पाइरल करिकुलम। देखो, हम तो एक छोटी सी बात को कहकर निकल जाते हैं कि बालक पूर्व अनुभव के माध्यम से सीखता है, लेकिन अगर परीक्षा में यह पूछा जाए कि सर्वप्रथम सीखने की प्रक्रिया में स्पाइरल करिकुलम शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, वैसा हमारे तो तोते उड़ जाएं। तो स्पाइरल करिकुलम शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाला बंदा कौन है? जेरोम ब्रूनर ही है। और स्पाइरल करिकुलम का मतलब ही क्या है? पूर्व अनुभव। मैंने आपको स्पाइरल वर्तुलाकार प्रक्रिया के बारे में पहले भी बताया जब विकास पढ़ाया था। स्पाइरल का मतलब क्या होता है? मतलब एक बेस और उसी बेस के ऊपर एक राउंड आगे चलना। अगर पूर्व का बेस होगा तो बालक आगे सीखेगा, आगे बढ़ेगा। पूर्व का बेस नहीं होगा तो बालक कुछ भी नहीं सीखेगा, आगे बढ़ नहीं सकता। तो ये याद रखना, पूर्व अनुभव को आप कोष्टक में लिख देना स्पाइरल करिकुलम। क्या है बेटा? स्पाइरल करिकुलम। स्पाइरल करिकुलम, पूर्व अनुभव के पास में क्या लिखना है आपको? स्पाइरल करिकुलम, ताकि आपको हिंट रहेगा कि स्पाइरल करिकुलम शब्द का पहली बार प्रयोग करने का श्रेय किसे जाता है? जेरोम ब्रूनर को। चलिए साहब, आगे लिखे, निर्मितवाद में शिक्षक केवल सहजकर्ता या सुविधादाता के रूप में कार्य करता है। निर्मितवाद में शिक्षक केवल सहजकर्ता या सुविधादाता के रूप में कार्य करता है। निर्मितवाद में शिक्षक केवल सहजकर्ता या सुविधादाता के रूप में क्या करता है बेटा? कार्य करता है। निर्मितवाद में शिक्षक केवल सहजकर्ता या सुविधादाता के रूप में कार्य करता है। सहजकर्ता का मतलब चीजों को सरल बनाने वाला, और सुविधादाता का मतलब जहां पर भी प्रॉब्लम आएगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करके बताएगा या आपको आसान राह दिखाएगा। हेल्पर के रूप में काम करता है। अब शिक्षक अगर निर्मितवाद में हेल्पिंग के रूप में काम कर रहा है, हेल्पर के रूप में काम कर रहा है, तो शिक्षक के द्वारा दी जाने वाली हेल्प, इट्स कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। याद रखना, निर्मितवाद में शिक्षक के द्वारा दी जाने वाली सहायता क्या कहलाती है? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग शब्द का पहली बार प्रयोग जेरोम ब्रूनर ने किया, इस कारण जेरोम ब्रूनर को स्कैफोल्डिंग का, बोलो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो डबल लिखने की जरूरत नहीं है। करेक्ट? आगे लिखें दोस्तों, निर्मितवाद में कक्षा कक्ष को छोटे छोटे निर्मितवाद में कक्षा कक्ष को छोटे छोटे भागों में, निर्मितवाद में कक्षा कक्ष को छोटे छोटे भागों में
या समूह में विभक्त किया जाता है, छोटे छोटे भागों में या समूह में विभक्त किया जाता है, समूह में विभक्त किया जाता है, समूह में क्या किया जाता है बेटा? विभक्त किया जाता है। और समूह का प्रत्येक सदस्य समस्या समाधान समूह का प्रत्येक सदस्य समस्या समाधान के लिए परस्पर सहयोग करता है। समस्या समाधान के लिए परस्पर सहयोग करता है, जिससे बालक बालिकाओं में सामाजिक गुणों का विकास होता है, जिससे बालक बालिकाओं में सामाजिक गुणों का विकास होता है, जिससे बालक बालिकाओं में कौन से गुणों का बेटा? सामाजिक गुणों का विकास होता है। कंप्लीट। अब वापस जानो। ब्रूनर के अनुसार निर्मितवाद में बालक बालिकाओं को उनकी विषय वस्तु का शिक्षण इस प्रकार से करवाया जाना चाहिए जिससे बालक बालिकाओं की रटने की प्रवृत्ति पर रोक लगे और उनकी बौद्धिक क्षमता का क्या हो? विकास हो। लिखें, ब्रूनर के अनुसार बालक बालिकाओं को निर्मितवाद में उनकी विषय वस्तु का शिक्षण इस प्रकार से करवाया जाए जिससे बालक बालिकाओं की रटने की प्रवृत्ति पर रोक लगे, जिससे बालक बालिकाओं की रटने की प्रवृत्ति पर रोक लगे, जिससे बालक बालिकाओं के रटने की प्रवृत्ति पर क्या लगे बेटा? रोक लगे, और उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास हो, और उनकी बौद्धिक क्षमता का क्या हो बेटा? विकास हो, और उनकी बौद्धिक क्षमता का क्या हो? विकास हो। करेक्ट। नेक्स्ट, ब्रूनर के अनुसार निर्मितवाद में बालक बालिकाओं को उनकी विषय वस्तु का शिक्षण करवाने से पूर्व विषय वस्तु के नियम, प्रकृति, उद्देश्य एवं सिद्धांतों के बारे में विषय वस्तु के नियम, प्रकृति, उद्देश्य एवं सिद्धांतों के बारे में
पूर्व में ही बता देना चाहिए। सिद्धांतों के बारे में पूर्व में ही बता देना चाहिए। सिद्धांतों के बारे में पूर्व में ही बता देना चाहिए। ऐसा करने पर सीखना सरल हो जाता है। ऐसा करने पर सीखना सरल हो जाता है। बालक सीखने के लिए स्वयं रुचि उत्पन्न करता है। बालक सीखने के लिए स्वयं रुचि उत्पन्न करता है। सीखा गया ज्ञान स्थायी हो जाता है। सीखा गया ज्ञान क्या हो जाता है बेटा? स्थायी हो जाता है। सीखे गए ज्ञान का स्थानांतरण किया जा सकता है। सीखे गए ज्ञान का क्या किया जा सकता है? स्थानांतरण किया जा सकता है। बच्चों कोई भी चीज सिखाओ, क्यों सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, उद्देश्य क्या है, सारी बातें बता दो तो बच्चा सीखने के लिए इंटरेस्ट भी रखेगा, सीखना भी सरल होगा और आसानी से सीखकर दूसरों को सिखा सकेगा। ठीक है। निर्मितवाद कौन सी प्रक्रिया दोस्तों? बाल केंद्रित। शिक्षक क्या काम करता है? सहज करता है। निर्मितवाद में बच्चा कैसे सीखता है? खुद सक्रिय होकर अपने पूर्व अनुभव के आधार पर। बोलो ये बातें ध्यान में रहेगी। निर्मितवाद की उत्पत्ति कहां से होती है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? नाइजर। जितना सीखा, बोलो परफेक्ट बात ध्यान में रहेगी नहीं रहेगी? ये सिद्धांत सीखने के बाद आपके पास में जो भी पेपर हो, जो भी गाइड हो, उसमें निर्मितवाद से जुड़ा हुआ हर प्रश्न आप हल करने की ताकत रखोगे, ये मेरा वादा है। लेकिन निर्मितवाद की प्रमुख विशेषताएं, निर्मितवाद की प्रमुख विशेषताएं। निर्मितवाद की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, निर्मितवाद की प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो कैसे हैं वो देखो। जो मैंने बातें बताई इसी में से विशेषताएं क्रिएट करनी है। लिखें, इधर देखो, यह एक बाल केंद्रित प्रक्रिया है। निर्मितवाद कौन सी प्रक्रिया है? बाल केंद्रित प्रक्रिया है। इसमें बालक स्वयं सक्रिय रहकर सीखता है। इसमें बालक अपने पूर्व अनुभव द्वारा सीखता है। इसमें शिक्षक केवल सहजकर्ता या सुविधादाता के रूप में कार्य करता है। निर्मितवाद से बालकों में नवीन ज्ञान की संरचना का निर्माण होता है।
यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। इससे बालकों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। रटने की प्रवृत्ति पर रोक लगती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण होता है। आवाज नहीं। टीचिंग मेथड प्री और मेंस दोनों में आते हैं। मेंस में आपका जो सब्जेक्ट है ना, जैसे पर्यावरण है, पर्यावरण की शिक्षण विधियाँ आएगी, गणित की शिक्षण विधियाँ आएगी, ठीक है, हिंदी की शिक्षण विद्या आएगी। मैं नहीं पढ़ाऊंगा शिक्षण विद्या, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्या कर रहा है? गजब। आवाज नहीं। लिख लिया? निर्मितवाद का अर्थ, परिचय और उसकी प्रमुख विशेषताएं, किताबें। अब हम बात करते हैं निर्मितवाद के प्रकार। हेडिंग डाले निर्मितवाद के प्रकार, लिखे निर्मितवाद के प्रकार। दोस्तों, निर्मितवाद के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? इधर देखो, लिखना नहीं, अब हेडिंग डाल दो खाली, निर्मितवाद के प्रकार। और आपको याद हो तो मैं निर्मितवाद के प्रकार बता चुका हूं। मैंने इस सिद्धांत को शुरू करने से पहले निर्मितवाद के 3 प्रकारों के बारे में बात की। संज्ञानात्मक निर्मितवाद जीन पियाजे, सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद वाइगोस्की, और त्रिज्य निर्मितवाद जेरोम ब्रूनर। जीन पियाजे के निर्मितवाद में बच्चा कैसे सीखता है? आसपास के वातावरण से। सामाजिक निर्मितवाद में कैसे सीखेगा? समाज के लोगों के साथ में परस्पर अंतर्क्रिया करके। और त्रिज्य निर्मितवाद में बालक कैसे सीखेगा? अपने पूर्व अनुभव के आधार पर स्व विवेक से। बोलो कितने आइटम हुए? 3। ठीक है, सुनो ध्यान। पहला कौन सा है? संज्ञानात्मक। बोलो बोलो, पापा कौन?
निर्मितवाद के इस प्रकार में बालक स्वयं सक्रिय रहकर अपने आसपास के वातावरण की सक्रिय सक्रिय खोजबीन कर स्वतंत्र रूप से सीखता है। ज्यादा ट्रैक से आउट नहीं रहना ना। तो निर्मितवाद की इस प्रकार में बालक स्वयं सक्रिय रहकर अपने आसपास के वातावरण की सक्रिय खोजबीन कर स्वयं स्वतंत्र रूप से सीखता है। बोलो कौन सा निर्मितवाद रहेगा बेटा? संज्ञानात्मक निर्मितवाद। ठीक है, बालक बालिकाओं के द्वारा वातावरण से ज्ञान ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है। मैंने आपको अर्थ भी बताया था जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ाते समय। दूसरा जो निर्मितवाद है दोस्तों वो है सामाजिक निर्मितवाद। कौन सा है? सामाजिक निर्मितवाद। और सामाजिक निर्मितवाद के जो पापा हैं वो हैं लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि निर्मितवाद के इस प्रकार में बालक स्वयं में बालक अपने सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में रहकर वयस्कों व समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया करके सीखता है। अर्थात बालक दूसरों के सहयोग से सीखता है। करेक्ट? चलिए साहब, तीसरा प्रकार कौन सा बेटा? त्रिज्यीय निर्मितवाद। कौन सा वाद? त्रिज्यीय निर्मितवाद। जनक कौन? जयराम। निर्मितवाद के इस प्रकार में बालक स्वयं सक्रिय रहकर अपने पूर्व अनुभव या ज्ञान द्वारा स्वविवेक से सीखता है। ठीक है, बोलो निर्मितवाद के प्रकार कितने हैं दोस्तों? 3। पहला कौन सा? नंबर 2, नंबर 3। पहले का जनक कौन? अरे दूसरे का? अरे तीसरे का? अरे संज्ञानात्मक निर्मितवाद में बालक स्वयं सीखता है। दूसरे में कहां से सीखेगा? दूसरों के सहयोग से। और तीसरे में बालक कैसे सीखेगा? स्वयं विवेक से। बोलो कितने प्रकार? छाप डालो।
आवाज नहीं। बना लिया फॉर्मेट। तो निर्मितवाद के प्रकार कितने हैं? 3। अब आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए निर्मितवाद की अवस्थाएं कितनी होती है, तो अभी 3। ठीक है, निर्मितवाद की 3 अवस्थाएं, क्रियात्मक या विधि निर्माण अवस्था, प्रतिबिंबात्मक या प्रतिमा निर्माण अवस्था और चिन्ह निर्माण अवस्था। कितने? 3। आइकॉनिक, मॉडल और सैंबल। ठीक है, अब दोस्तों देखें, आगे बढ़ूं, लेकिन
निर्मितवाद की अवस्थाएं, निर्मितवाद की अवस्थाएं। निर्मितवाद की अवस्थाएं हैं, क्या है? वापस बोलो। प्रत्यक्षण, प्रत्यक्षण आसपास की चीजों को, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जीन पियाजे में ज्यादा आएगा। देखो चीजें निर्मितवादी, सिद्धांत तीनों निर्मितवादी है, तीनों में सीखता बालक ही है। प्रत्यक्षण का मतलब आप जान रहे हो यहां पर कि प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण का मतलब ऑब्जर्वेशन। बच्चा ऑब्जर्वेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन नहीं करेगा। प्रत्यक्षण का मतलब देखना ही है, जो चीज सामने हो रही है उसको देखना, ठीक है। जो चीज हो रही है उसको देखना है। यहां पर बालक जो चीजें हो रही है उसको देखता नहीं है, बालक स्व विवेक से नई चीजों की खोज करता है और स्वयं सीखता है। और जहां पर भी उसको रुकावट आएगी वहां पर शिक्षक हेल्प करेगा, है? तो जीन पियाजे, देखो मैं आपको इस बात को, निर्मितवाद के इस प्रकार में बालक स्वयं सक्रिय होकर अपने आसपास के वातावरण की सक्रिय क्या करता है? खोजबीन कर रहा है। यहां पर क्या शिक्षक ने एनवायरनमेंट बनाया? क्या शिक्षक सहयोगी है? बालक कैसे सीख रहा है? स्वतंत्र रूप से। यहां पर बालक बालिकाओं के द्वारा किए जाने वाले कार्य जो भी होते हैं वो दूसरों के साथ परस्पर क्रिया और अंतःक्रिया करके सीखेगा। अब दिमाग में हम ये ले आने कि सर यहां पर प्रत्यक्षीकरण हो रहा है या अवलोकन हो रहा है, तो वाइगोस्की ने कभी नहीं कहा कि बालक जैसा देखेगा बालक वैसा करेगा। बालक के देखने या अनुकरण वाली बात है ही नहीं। यहां पर अनुकरण नहीं होगा। जैसे एक छोटा परिवार का जो बच्चा होता है, मेरे से वही बात सीखेगा जो मैं उसको कहूंगा और वो मुझे कहेगा। मतलब यहां पर जो भी चीजें सीखता है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। यहां पर मैं इन्वायरमेंट का निर्माण करूंगा, मैं केवल अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण करूंगा जिसमें बालक एक्टिव होगा, और एक्टिव होने के साथ वो अपने पूर्व अनुभव, जो पहले की चीजें जानता है, जितनी जानता है उसके बिहाव पर सीखेगा। थोड़ा सा आप अगर थोड़ी सी शांति रखेंगे तो मैं इसकी अवस्था बता दूं। इसकी 3 अवस्थाएं हैं। इधर देखो, इसकी अवस्थाएं, मैं अवस्थाओं के ऊपर ही आ गया हूं। अवस्थाएं देखो, कितनी अवस्थाएं बेटा? 3 अवस्थाएं हैं। कि निर्मितवाद की अवस्थाएं कितनी है? 3। सबसे पहली कौन सी आती है? क्रियात्मक अवस्था। कौन सी है? क्रियात्मक अवस्था। अब क्रियात्मक अवस्था का जो समय काल है 0 से 2 वर्ष। दूसरी आती है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था। और प्रतिबिंबात्मक अवस्था का समय काल होता है 3 से 12 वर्ष। और तीसरी जो अवस्था आती है वो आती है चिन्ह निर्माण अवस्था, सिंबॉलिक एज, चिन्ह निर्माण अवस्था। और ये 12 से ऊपर। अब आइकॉनिक कहो, मॉडल कहो या सिंबॉलिक कहो, ये 3 स्टेज ही हैं। जैसे हम जीन पियाजे के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं पढ़े थे? 4 पढ़े थे, यस या नो? वाइगोस्की एक ऐसा बंदा था जिसने अपने सिद्धांत में किसी प्रकार की कोई अवस्था दी नहीं। बोलो, सीखने की कोई अवस्था दी क्या? वाइगोस्की के सिद्धांत में और जीन पियाजे के सिद्धांत में अंतर करते हुए मैंने आपको क्या कहा था कि जीन पियाजे 4 अवस्थाओं की बात करता है। जीन पियाजे किसकी? 4 अवस्थाओं की बात करता है, जबकि वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में किसी अवस्था पर बल नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। वह जीन पियाजे कहता है कि सीखना एक निश्चित अवधि तक होता है, अधिगम एक निश्चित अवधि तक होता है, जबकि वाइगोस्की कहता है सीखना निरंतर चलता रहता है, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन भर अपने समवयस्कों और वयस्कों के साथ परस्पर क्या करता रहता है? अंतःक्रिया करते रहता है। अब यहां पर देखो, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और चिन्ह निर्माण अवस्था। इस अवस्था में बालक, ठीक है, अपनी अनुभूतियों को
इस अवस्था में बालक अपनी अनुभूतियों को क्रिया के माध्यम से प्रकट करता है या शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से प्रकट करता है, या इस अवस्था में बालक अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। 2 साल का बच्चा दिमाग से तो नहीं सीखेगा, कहां से सीखेगा? अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। अपनी अभिव्यक्ति को किसके माध्यम से प्रकट करेगा? अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अपनी क्रियाओं के माध्यम से। जैसे ठंडा, मीठा, तीखा, गरम, यह बात यहां पर आएगी। इस अवस्था में अपनी बालक अपनी अनुभूतियों को मूर्त वस्तु के माध्यम से प्रकट करेगा, और बालक इस अवस्था में मूर्त चीजों के माध्यम से ही सीखेगा, प्रत्यक्ष वस्तुओं के माध्यम से सीखेगा। 3 से 12 साल के बच्चे के द्वारा जब गाय पर निबंध लिखने की बात आती है, तो बच्चा जब तक गाय देख नहीं लेता तब तक निबंध नहीं लिखता। बोलो, हमने भी तो निबंध लिखा था ना। तो गाय को सामने देखने के बाद हमने गाय के ऊपर निबंध लिखना शुरू किया, उससे पहले नहीं किया। ज्ञान ग्रहण हुआ है लेकिन प्रत्यक्ष चीजों के माध्यम से। गाय हमारी माता है, हमको सब कुछ आता है। ऐसे लिखा नहीं लिखा अंग्रेजी में, काउ इज ओवर मदर, शी हैज 4 टांगे 1 पूंछड़ी 2 शिंगड़े, शी गिव्स गोबर एंड मिल्क। बोलो, सारी चीजें कहां से? वो गाय जब तक मूर्त नहीं हुई तब तक, जब तक यहां पर बालक अपनी संवेदनाओं से नहीं सीखेगा तब तक। तो इस अवस्था में बालक अपनी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था के अंतर्गत बालक मूर्त वस्तुओं के माध्यम से सीखता है, और इस अवस्था में बालक चिन्ह के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से बेटा? चिन्ह के माध्यम से सीखता है। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, निर्मितवाद की कोई एक्चुअल डेट नहीं है, निर्मितवाद की अवस्थाओं की डेट आती है। जैसे वाइगोस्की के सिद्धांत के अंतर्गत हमने उसकी कोई डेट नहीं देखी, वाइगोस्की ने जब भाषा के स्तर बताए थे तब उसकी डेट देखी। जब जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो जीन पियाजे के सिद्धांत की कोई डेट नहीं है, कोई आयु काल नहीं है। उसकी जब अवस्थाएं आती है तो डेट की बात आती है, आयु की बात आती है। करेक्ट? बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।